तो सैम्पलिंग के बारे में आपने जो कुछ भी जाना पीडीएफ फाइल में, उसके बारे में एक नोट्स है, आपको इसको पढ़ना है और अगर कहीं पर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछना है। लिखने के लिए आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी किताब की या नोट्स की भाषा को लिखना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पढ़ के फिर अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे। तो एक बार इसकी रीडिंग करिएगा, फिर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो लिखते समय हमको कैच करनी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें, मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा करके ही कराता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर जो वर्ड एक यूज हुआ है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सबको दिख रहा होगा ये वर्ड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो इसका मतलब होता है जाने में या फिर अनजाने में। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जाने में अपने करते हैं, जैसे कि किसी काम को करना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनजाने में करते रहते हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता है। तो सैम्पलिंग भी सभी के द्वारा यूज़ की जा रही है, भले ही वो उसको जानता हो या ना जानता हो। बाकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं कर लेता हूँ रीडिंग। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड सैंपल। सैम्पलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं उस पॉपुलेशन के लिए हुए एक भाग के आधार पर, जिसे हम सैंपल कहते हैं। ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब इसी पॉपुलेशन से लिया गया है। इन सैम्पलिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक में पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का अध्ययन करने के बजाय ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड, केवल उसके एक भाग की स्टडी की जाती है। एंड द कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, और पूरी पॉपुलेशन के लिए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी जितने भी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है लगभग सब में, द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग इज यूज्ड आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सैम्पलिंग की ये प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, भले ही वो इसको जानता हो या फिर ना जानता हो। जैसे कि अ हाउस वाइफ एग्जामिन्स 1 or 2 grain ऑफ कुक्ड राइस टू एज सर्टेन वेदर द पॉट ऑफ राइस इज रेडी और नॉट। जैसे कि एक घरेलू महिला चावल के एक या दो दाने को चेक करके ये बता देती है कि पूरा पॉट खाने के लिए रेडी है या नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, अब लैंग्वेज आपको पकड़नी है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा व्हाट इज सैम्पलिंग, तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना है सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये तो एक एग्जैक्ट लैंग्वेज हुई। आपको सैम्पलिंग जब पूछा जाएगा व्हाट इज सैम्पलिंग, तो उसके आगे की पीछे की थोड़ी सी कहानी भी बतानी है और उसमें ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है ये बताने हैं। सैम्पलिंग में टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ हो रही है वो क्या होती है वो हम बताते हैं। ठीक है। और एक कल पॉपुलेशन और सैंपल में एक टर्मिनोलॉजी छूटी थी इनफाइनाइट सैंपल की और फाइनाइट सैंपल की, जिसे हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैम्पलिंग इज टू ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का ऑब्जेक्टिव है अनुमान लगाना अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में, बाय एग्जामिनिंग व ओनली अ पार्ट ऑफ इट, केवल उसके एक भाग का अध्ययन करके है। द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स 3 एस्टिमेट्स स्टेप्स, 3 एस्टिमेटर्स स्टेप्स, यानी कि सैम्पलिंग की प्रोसेस में 3 प्रारंभिक स्टेप हैं। पहला है सैंपल का सिलेक्ट किया जाना, दूसरा है उस सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तीसरा है इंफॉर्मेशन के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना। द टोटल काउंट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज कंप्लीट एनुमरेशन और सेंसस सर्वे। इसको आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है? द टोटल काउंट ऑफ ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स को लेते हुए पॉपुलेशन की फॉर अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम उस पर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने कल आपको डिटेल में बताया। इज नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन, अगर हम पॉपुलेशन में सभी यूनिट्स का उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी करेंगे तो ये कंप्लीट एन्यूमरेशन कहलाता है, यानी संपूर्ण अध्ययन। और सेंसस सर्वे, या फिर इसको सेंसस सर्वे भी कहते हैं, और सेंसस वर्ड आपका सुना भी है। जब हमारे देश में संपूर्ण जनगणना होती है तो उसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं।
सबको ये बात पता होगी। और अपने देश में संपूर्ण जनगणना कब होती है? हर 10 साल पे। 2011 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से अभी रुकी हुई है। प्लानिंग चल रही है अब जनगणना कराने की, और ये प्रोसेस जनगणना वाली हर देश में होती है। अपने इंडिया में पहली बार ये कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपको सर्च करके बताना है। आप सैम्पलिंग के आंसर को लिखते समय इसमें ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। आंसर 1872 है। उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, उनके टाइम पे हुई थी। फिर 1881 में सिस्टमैटिक जनगणना हुई थी। तो जो 72 वाली थी वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका कोई प्लानिंग नहीं थी। 1881 वाली सिस्टमैटिक जनगणना है। ओके, जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपको ये बात पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल एंड एक होता है कमिश्नर ऑफिस। तो ये आपको सर्च करना है कि जनगणना कौन करवाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। द मनी, मैन पावर एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट कंप्लीट एनुमरेशन विल जनरली बी लार्ज। वही बात सैम्पलिंग वाली, पैसा, पावर, मैन पावर मतलब काम करने वाले लोग, टाइम, ये सब कंप्लीट एनुमरेशन करने में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। इफ द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट कंप्लीट एनुमरेशन इज इम्पॉसिबल। और कभी कभी पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम कंप्लीट एनुमरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं खत्म ही नहीं हो रही है, तो पूरा एनुमरेशन कभी होगा ही नहीं। इज इम्पॉसिबल, असंभव है। इफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर डिस्ट्रक्टिव, ऐसा है अगर यूनिट्स पॉपुलेशन की नष्ट हो जा रही है यूज करने के बाद, तो भी हम कंप्लीट एनुमरेशन नहीं कर सकते हैं। रिमार्क में पॉपुलेशन की डेफिनेशन है जो हम आपको करवा चुके हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, ये अभी हम आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। सैंपल क्या होता है आप कर चुके हैं। पढ़ना लैंग्वेज, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर हम सैम्पलिंग फ्रेम से अभी स्टार्ट करेंगे। पहले आपको हम बता देते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। सर ये भी क्लास रिकॉर्ड होगी सर? हाँ, ट्रायल की आपकी कल एक क्लास और है, वो भी रिकॉर्ड रहेगी और वो भी आपको यूट्यूब में मिलेगी। तो ट्रायल क्लासेस 4 टोटल हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पहले वाली की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो वो नहीं मिल पाएगी। बाकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फिर जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। फिर जितने लोग ग्रुप में ज्वाइन होंगे उन्हीं को क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। कल क्लास कुछ लोगों की छूटी है, उन लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास देख ली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी के पास मेरा यूट्यूब का चैनल पहुँच गया होगा। आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसमें कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए, जिसको पढ़ने से दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। जब किसी क्लास पे कुछ ऐसे कमेंट आते हैं तो कमेंट बताते हैं कि क्लास कैसी है। तो आप सभी लोग क्लासेस अगर देख रहे हैं और अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगा तो आप कमेंट में पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे। ओके, नेगेटिव कमेंट भी लिख सकते हैं अगर आपको कहीं कोई बात ऐसी है जो मतलब लग रही कि सर ने गलत बताई है या क्या है, कुछ भी है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, यानी आलोचना होनी ज़रूरी है। जब आलोचना होती है तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो अगर आपको कहीं कोई लैक लगता है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट वर्ड को समझेंगे। फाइनाइट तो सब जानते हैं, इनफाइनाइट की बात करते हैं। सिंबल इनफाइनाइट का ये होता है, इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो हम पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे पॉपुलेशन की। अनडिफाइंड या इनफाइनाइट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को क्लियरली बता ना पाएं। इनफाइनाइट का नॉर्मल बच्चे मतलब क्या समझते हैं, अनंत। अब अनंत मतलब जिसका कहीं अंत ना हो। जबकि इसको स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल में अगर हम क्लियरली समझना चाहें तो हम इसको इनफाइनाइट की बजाय अनडिफाइंड कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, यानी जब हम किसी की परिभाषा को बता ना पाएं, जिसके बारे में हम कुछ कह ना पाएं,
वही हमारे लिए क्या है, अनडिफाइंड है। ओके, अनडिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस अनडिफाइंड को हम समझेंगे कैसे। तो आप लोगों के कोर्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल x होता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यानी पहली सफलता पाने के पहले हम कितनी बार असफल हुए। अब सपोज कर लो एक बच्चा आईएएस का एग्जाम दे रहा है और वो काउंट करना चाहता है कि वो इस आईएएस के एग्जाम को पास करने के लिए कितनी बार फेल हुआ है, नंबर ऑफ फेलियर। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल होता है। अब एक लड़का ए हमने लिया, ए या हम कह ले पहला, हमारा यूनिट 1 है ये। यूनिट 1 से हमने पूछा कि आप आईएएस का एग्जाम देने में कितनी बार फेल होंगे, तो उसने एक गेस किया, लेकिन क्या ये गेस एकदम क्लियर है। मान लो उसने कहा कि हम 2 बार फेल होंगे और तीसरी बार में हम पास हो जाएंगे, तो क्या ये इसका गेस एकदम क्लियर है, इसमें कहीं पर भी श्योरिटी है कि हाँ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया नंबर ऑफ फेलियर ये बता तो दिया गया है लेकिन एक्चुअली में अनडिफाइंड है, क्लियर नहीं है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे बच्चे से पूछें, हो सकता है वो कहे 4 बार, किसी और बच्चे से पूछें तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को लिखना चाहें तो एक बच्चा जो एक बार भी फेल नहीं हुआ, यानी पहली ही बार में आईएएस का एग्जाम बीट कर लिया, उसके लिए नंबर ऑफ फेलियर 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए 1 होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए 2 होगा, कुछ के लिए 3 होगा, डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से जितने बच्चे होंगे सबके लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी। और इसको हम कहीं पर बाउंड नहीं कर सकते, जैसे ये नहीं कह सकते कि 3 पे स्टॉप, 3 बार फेल हो गया फिर स्टॉप, उसके बाद चौथी बार गारंटी है कि वो सक्सेस ही होगा। यानी ये किसी के लिए बाउंड नहीं है, कितना भी आगे इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर आईएएस का एग्जाम तो हम 4 ही बार दे सकते हैं, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट 7 साल दे सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट 35 साल तक दे सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि जब ये फिक्स है तो हमारा फेलियर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कहा कि आपका हम काउंट कर रहे हैं फेलियर बिफोर फर्स्ट हेड, एक कॉइन को टॉस किया है और कितनी बार आप फेल हुए हैं एक हेड को लाने के लिए। तो अब कोई भी बच्चा क्लियरली नहीं बता सकता कि 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इसमें ये कहीं बाउंड नहीं होगा, किसी का हेड कितनी बार में भी आ सकता है। तो द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट हेड, यानी पहले हेड के आने के पहले कितनी बार फेलियर हुआ, तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर देते हैं कि डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर फेल होना पहले से परिभाषित नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकती है। तो अब सबको अनडिफाइंड का मतलब क्लियर हो गया। अब कैसे पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगी हमारे सैम्पलिंग में, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले फाइनाइट को बता देते हैं, ये आसान है, इसके बाद हम इनफाइनाइट पे आते हैं। सपोज कर लो हमको एक स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों में जॉब प्रेफरेंस को लेकर। जॉब प्रेफरेंस का मतलब कि कौन से बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गए, कौन से बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कौन से बच्चे हैं जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपना होटल खोलना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जॉब की प्रेफरेंसेस अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। तो अगर हम ये प्रेफरेंसेस का स्टडी करना चाहें तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक पॉपुलेशन चूज करेंगे। अब ये पॉपुलेशन क्या होगी, जिस जगह पर हम जॉब प्रेफरेंसेस जानना चाहते हैं उस जगह पर जो भी स्टूडेंट्स हमको मिले
तो सपोज हम लखनऊ में जॉब प्रेफरेंसेस जानना चाहते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हमारे लिए क्या बन गए? पॉपुलेशन। अब बताओ ये पॉपुलेशन हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? क्लियरली काउंट कर सकते हैं कि नहीं? आंसर्स आने चाहिए आप सबके। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नो सर। नो, वाई? सर मतलब कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी है ना। अरे तो कितने भी एफिलेटेड कॉलेज, हम हर एफिलेटेड कॉलेज से रिकॉर्ड मांग लेंगे। आपने कितने एडमिशन लिया, आपके यहाँ कितने बच्चे पास हुए। कहने का मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं काउंट? यस सर, कर सर। तो इस पॉपुलेशन को हम फाइनाइट कहेंगे। कितने भी कॉलेज हो जाए, कॉलेज का भी एक नंबर है। मान लो 200 कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, इन 200 कॉलेज से हम रिकॉर्ड मांग लेंगे। आपने इस साल कितने बच्चों को एडमिशन दिया, आपने कितना दिया, आपने कितना दिया, सबको ऐड कर लेंगे, हमको मिल जाएंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी। तो इस पॉपुलेशन को हम कहते हैं फाइनाइट। अब इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लो मौसम विभाग ने एक सर्वे करवाया और कहा कि लखनऊ में अलग अलग जगहों के तापमान में क्या परिवर्तन आता है अलग अलग सालों में एक ही समय पर। जैसे मान लो एक तारीख ली गई 1 नवंबर। अब लखनऊ के अलग अलग जगहों पर 1 नवंबर को तापमान की परिवर्तन का अध्ययन करना है हर साल। हर साल का मतलब 2021 का, 20 का, 19 का, इस तरह से हम लेकर 2010 तक का अध्ययन करना चाहते हैं कि 1 नवंबर को टेम्परेचर क्या रहता है या क्या चेंजेस आते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्लेसेस ले लें, मान लो कि एक हम तेलीबाग लेते हैं, एक हम ले रहे हैं बक्सी तालाब, एक हम ले रहे हैं आलमबाग और एक ले लेते हैं इंदिरा नगर। तो इन 4 जगहों पर अगर कोई टेम्परेचर को नोट करना चाहे तो दिन में वो कितनी बार टेम्परेचर ले? क्योंकि टेम्परेचर ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है। तो यहां पर उसके लिए टेम्परेचर लेने के जितने पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? मान लो तेलीबाग वाले ने सुबह 9 बजे टेम्परेचर लिया, इंदिरा नगर वाले 9:02 पर लिया, आलमबाग वाले ने 9:02 पर लिया। तो सबके लिए टेम्परेचर लेने के लिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं और ये ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनकाउंटेबल पॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम 1 घंटे में 24 घंटे में देखें तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में कोई भी टाइम लिया जा सकता है। फिर इसको हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करें, मिनट में कन्वर्ट करें, नैनो सेकंड में कन्वर्ट करें, तो टेम्परेचर को लेने के लिए अनंत पॉइंट हैं। यानी कभी भी कहीं भी टेम्परेचर लिया जा सकता है। और अगर लखनऊ में जगहों की बात की जाए तो लखनऊ में हर प्लेस पे एक अलग टेम्परेचर आएगा। तो मूविंग करते हुए अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर लेते हैं तो भी ये हमारे लिए इनफाइनाइट है। तो टेम्परेचर का लिया जाना एक कैसी पॉपुलेशन है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। इसी तरीके से मान लो कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये अध्ययन करना चाहे कि यहाँ पे प्रेशर कितना है। प्रेशर मतलब समझते हो तुम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सबको पता है? इसके बारे में कुछ जानकारी है सबको? चलो मैं बताता हूँ। किसी भी पृथ्वी पर, सॉरी किसी भी नहीं, एक ही पृथ्वी, इस पृथ्वी पर एक वायुमंडल होता है और इस वायुमंडल में क्या होती? गैसेस होती हैं। तो जब भी कोई एक आदमी होता है तो इस हवा का कुछ तो भार होता होगा, तो उस आदमी पर चारों तरफ से हवा का एक भार पड़ता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लोग प्लेन में बैठकर ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है। क्यों? क्योंकि हम अपने नीचे जितनी हवा छोड़कर ऊपर आए वो हवा हमारे नीचे हो गई और ड्यू टू ग्रेविटी हवा नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है, तो हमारे ऊपर जो हवा होगी वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी, ना कि नीचे वाली। सिमिलर कॉन्सेप्ट समुद्र में भी होता है। हम पानी की गहराई में जितना नीचे जाते हैं उतना पानी हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम इस पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में काउंट करना चाहें तो किस किस पॉइंट पर ले सकते हैं? कितने पॉइंट हैं इस पूरे वायुमंडल में? पूरी पृथ्वी पर अगर वायुमंडल में हम सब पॉइंट देखें तो कितने मिलेंगे? अनडिफाइंड पॉइंट। यानी हम इनको गिन ही नहीं सकते कि कितने बिंदुओं पर हवा में हम प्रेशर को ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन।
सबको क्लियर हो गया? इनफाइनाइट पॉपुलेशन सबको क्लियर हो गया? नहीं? क्लियर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन और फाइनाइट पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, जिसका नाम अभी हमने लिया था सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में पॉपुलेशन की हर यूनिट की इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूं, इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी पॉपुलेशन यूनिट, पॉपुलेशन की हर यूनिट की इंफॉर्मेशन जिस लिस्ट में हो, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट एक सर्वे कराना चाहती है और वो उस सर्वे में जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार शुगर केन का उत्पादन कितना हुआ। शुगर केन सब लोग समझ रहे होंगे, गन्ना। तो गन्ने का कितना उत्पादन हुआ, तो सर्वे कैसे करेंगे? या तो हम पूरे यूपी में जहां जहां गन्ना बोया गया था सबके पास जाकर पूछें आपका कितना था और उसको कैलकुलेट कर ले, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एन्यूमरेशन। लेकिन हमने कंप्लीट एन्यूमरेशन क्यों नहीं करना है, ये सब लोग आप जानते हो, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू एक्यूरेसी, ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू मैन पावर, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब किया क्या जाएगा, यूपी के कुछ जिलों को चुना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे, कोई भी हो सकते हैं, जहां जहां गन्ने का उत्पादन होता है वो हमारे लिए डिजायर्ड पॉपुलेशन है और हम उन्हीं जगहों में से कुछ को एज अ सैंपल लेंगे। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट को सैंपल ले रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास क्या है, तहसील्स हैं, तो हम तहसील को भी एज अ सैंपल ले सकते हैं। तहसील में अगर हम जाएं तो हमारे पास विलेज हैं, तो हम विलेज को भी एज अ सैंपल ले सकते हैं। विलेज में अगर हमारे पास हम जाएं तो हमारे पास फार्मर्स हैं, तो हम फार्मर्स को भी सैंपल ले सकते हैं। तो सैंपल किसी भी लेवल पे कलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात होने जा रही सैंपलिंग फ्रेम की। सपोज करो कि कोई एक आदमी डिस्ट्रिक्ट को एज अ सैंपल लेना चाह रहा है कि किस जिले में कितना उत्पादन हुआ, तो उसने पूरे पॉपुलेशन से 4 जिले सेलेक्ट कर लिए, बाराबंकी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, ये 4 जिले सेलेक्ट कर लिए। का इन 4 जिलों का सर्वे करके हम बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना गन्ना हुआ। तो ये जो 4 जिले सेलेक्ट किए गए, क्या इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है? तो अगर आप यूपी गवर्नमेंट से कहोगे कि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए 72 जिलों की जिनमें गन्ना बोया गया, या 72 या 50 जितने में भी गन्ना बोया गया, तो गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कहलाती है सैम्पलिंग फ्रेम। इंफॉर्मेशन के नाम पर इसके पास क्या अवेलेबल हो सकता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट का नाम अवेलेबल है कि 72 जिले कौन से हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन इसके पास क्या अवेलेबल हो सकती है कि उन जिलों में कितने में गन्ना बोया जाता है, क्योंकि वो हमारे पॉपुलेशन से बाहर हो जाएंगे जिसमें हमारा गन्ना बोया ही नहीं जाता है। तो पहले इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके पास कितने जिले हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन किस में गन्ना बोया गया। इन दो इंफॉर्मेशन से हम सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे और सैंपल का अध्ययन करके हम बता देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कितना गन्ना बोया गया। तो सभी को सैंपलिंग फ्रेम समझ में आया। यूनिवर्सिटी वाला अगर हम एग्जांपल लें, जब हम जॉब प्रेफरेंसेस की बात करना चाह रहे हैं तो जॉब प्रेफरेंसेस के लिए हमारे सैंपल में कौन आने वाले हैं, स्टूडेंट्स। तो क्या इन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कहीं पर है? बिल्कुल है। हर कॉलेज के पास हर बच्चे का नाम है, उसका बायोडेटा है पूरा, वो किस गांव का है, कहाँ का रहने वाला है, उसका जेंडर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो किस फैमिली से, उसका इनकम ग्रुप क्या है, सारी इंफॉर्मेशंस हैं। तो हम जब कभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का सैंपल लेंगे तो एज अ सैम्पलिंग फ्रेम क्या यूज़ करेंगे, हम उस यूनिवर्सिटी से एक लिस्ट मांगेंगे जो उन बच्चों की लिस्ट होगी। आप लोगों को पता है कि ये लिस्ट वगैरह कैसे मिलती है, जब भी कोई सैंपल सर्वे का प्लानिंग होता है ना, तो उसको ये अधिकार भी दिया जाता है कि आप कुछ लोगों से डेटा के नाम पर इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, और वो लोग रिटर्न में देते हैं कि हम ये सर्वे हमको इस कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्वे करने के लिए दिया गया है और आप हमको डेटा प्रोवाइड कराइए। तो संबंधित डिपार्टमेंट आपको डेटा प्रोवाइड करवाता है, फिर आप अपना अध्ययन करते हैं। तो आपको सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब यहाँ पर पता चला कि जब हम जॉब प्रेफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे
तो जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो हमारे लिए बन जाएगी सैम्पलिंग फ्रेम। फिर हम इसमें से कुछ को चुन लेंगे अपने सैंपल में। तो सैम्पलिंग फ्रेम की जो डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना है, लिखना है, हम जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स का एक कंप्लीट लिस्ट, मैप और अदर एक्सेप्टेबल मटेरियल या कुछ और जिसको हम चूज कर सके, सेलेक्ट कर सकें, विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में याद रखना कि ये पॉपुलेशन का लिस्ट होता है, यानी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। टू बी कंसीडर्ड और कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम, इसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम सबको क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, इफ वी विश टू एस्टिमेट द क्रॉप एरिया इन यूपी, अगर हम यूपी में ये जानना चाहें कि खेती करने लायक कितनी जमीन है, द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर्म्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ फार्मर्स आर द लिस्ट ऑफ विलेजेस एक्सेट्रा आर ऑल फ्रेम। या तो हम किसानों के पास कितनी जमीन है उनके नाम के साथ, या फिर हम लिस्ट ऑफ विलेजेस, जिन जिन गांवों में खेती करने लायक जमीन है उनका लिस्ट देख सकते हैं। ये सब फ्रेम है। समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस फ्रेम को बना नहीं पाते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ लेक, मान लो कोई एक व्यक्ति ये अध्ययन करना चाहता है कि गंगा नदी में कितनी मछलियां हैं, तो क्या इसका सैम्पलिंग फ्रेम वो बना सकता है? इम्पॉसिबल, बना ही नहीं सकता है। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हम सैम्पलिंग फ्रेम को फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। भाई खेतों का तो डेटा चलो गवर्नमेंट के पास है, वहाँ से ले लिया, किन्होंने गन्ना बोया था ये भी डेटा है, ये भी ले लिया। लेकिन अगर हम किसी तालाब में या झील में मछलियों का अध्ययन करना चाहते हैं कि कितनी मछलियाँ यहाँ पर हैं, तो हम इसका सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम मतलब हमारा जो अध्ययन है वो ऑटोमेटिक हो गया। नदी में जाना है ये पता करना कि कितनी मछलियाँ हैं, इम्पॉसिबल। ओके, नाउ वी कम टू द सैम्पलिंग पॉइंट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स, एलिमेंट्री यूनिट्स एंड रिपोर्टिंग यूनिट। ये क्या होती हैं? सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। सो तो मछलियां जो लेक में होंगी वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होंगी ना? बिल्कुल इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता इनको, कभी भी ओके आप सर। डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक तरह से जो जनगणना होती है ना, डायरेक्टली आप लोग कभी मत बोलिएगा, बट एक तरह से ये भी इनफाइनाइट ही है, क्योंकि जनगणना जब एक तरफ से स्टार्ट होती है, कंप्लीट होते होते क्या होता है, एक जिसकी क्या होता है सर? पॉपुलेशन थोड़ा सा और बढ़ जाती है, तो क्या वो क्लियरली डिफाइन हो पाएगी कितने लोग हैं पूरे देश में? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है ना। तो अब जब तक रिटर्न में आपको ना मिले तब तक आप लिखेंगे नहीं, लेकिन है ये भी एक तरह से इनफाइनाइट पॉपुलेशन। भले ही बताया जाए कि पूरी पृथ्वी पर इसमें 5 अरब लोग रह रहे हों, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा कभी भी हो ही नहीं सकता, हमेशा अनडिफाइन ही रहता है। ठीक है, ओके। सैम्पलिंग यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट एंड रिपोर्टिंग यूनिट, तो इन तीनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं और आपके कंपलसरी क्वेश्चंस में आते भी हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन देखिए और मैं समझाता हूं आपको। एलिमेंट्री यूनिट्स या फिर सिंपली यूनिट कह लें, इज एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड। यहां पर लिखा है ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड, हमने आपको पहले भी बता रखा है। यूनिट हमने आपको पहले भी बता रखा है, U1 U2 डॉट डॉट UN, ये वो लोग हैं जो हमारी पॉपुलेशन के लोग होते हैं। तो वो यूनिट जो हमको इंफॉर्मेशन दे सकती है, अभी तक हमने इंफॉर्मेशन ली नहीं है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी हम इससे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन पे और ये घर का मुखिया है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तो हम इससे पूछ सकते हैं हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। तो एलिमेंट्री यूनिट वो यूनिट होती है जिससे हम डेटा ले सकते हैं। डेफिनेशन फिर से देखेंगे, एलिमेंट्री यूनिट या फिर यूनिट, ये इज एन एलिमेंट और ग्रुप, ये एक एलिमेंट है या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। यानी एलिमेंट्री यूनिट में ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे एक साथ हों, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच, जिस पर ऑब्जर्वेशंस कैन मेड, यानी हम डेटा ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैन मेड का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने फैमिली मेंबर्स की बात की, तो पहले ने बताया कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, तो ऑब्जर्वेशंस बन गया, ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड, यानी इन पे ऑब्जर्वेशंस को बनाया जा सकता है। और फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कैन बी असर्टेन अकॉर्डिंग टू अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, या फिर जरूरी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाली जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम निकाल सकें टू अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, यानी किसी एक प्रोसीजर के तहत। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री यूनिट।
एलिमेंट्री यूनिट और सैम्पलिंग यूनिट में यही डिफरेंट होता है कि जब हम उनको अपने सैंपल में ले लेंगे तब इंफॉर्मेशन लेते समय वो हमारे लिए सैम्पलिंग यूनिट, और जब तक वो पॉपुलेशन में है हमको बस ये पता है कि इनसे इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, लिया नहीं है अभी तक, वो सब हमारे लिए एलिमेंट्री यूनिट्स हैं। एग्जाम्पल नीचे देखिए, पर्सन यानी लोग हो सकते हैं एलिमेंट्री यूनिट, अगर हमको उनकी इनकम पूछनी है तो वो लोग हमारे लिए एलिमेंट्री यूनिट है। फैमिली हो सकती है एलिमेंट्री यूनिट, अगर हमको फैमिली का कंजम्पशन जानना है कि कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके घर में दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है या पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सब इसके लिए फैमिली एलिमेंट्री यूनिट है। हाउस होल्ड का मतलब होता है मुखिया, तो अगर एक घर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस घर के एक मेंबर को पकड़ लो, तो मेंबर भी तो एलिमेंट्री यूनिट है, वो भी तो इंफॉर्मेशन दे सकता है पूरे परिवार की, तो हाउस होल्ड भी एलिमेंट्री यूनिट है। ट्री यानी जब हम पेड़ों का अध्ययन कर रहे हो तो एक पेड़ हमारे लिए एलिमेंट्री यूनिट है। बर्ड, चिड़ियों पे अध्ययन कर रहे हो तो बर्ड हमारे लिए एक एलिमेंट्री यूनिट है। अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज आवर, यानी अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आईटी चौराहे पर एक घंटे में टोटल कितनी गाड़ियां निकलती हैं, तो यहाँ पर एक घंटा हमारे लिए एलिमेंट्री यूनिट है, हम हर घंटे में जान सकते हैं कितनी गाड़ियां निकल सकती हैं। अब हम डेटा लेंगे किसका, ये डिपेंड करेगा हमारी सोच पे। डे, एक दिन भी एलिमेंट्री यूनिट है, एक्सेट्रा आर ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स। नाउ रिपोर्टिंग यूनिट। रिपोर्टिंग यूनिट के पहले हम लोग सैम्पलिंग यूनिट पे आते हैं, तब रिपोर्टिंग यूनिट पे आते हैं। सैम्पलिंग यूनिट देखिए क्या है, लिखा है एलिमेंट्री यूनिट्स और ग्रुप ऑफ सच यूनिट्स विच बिसाइड्स बीइंग क्लियरली डिफाइंड, आइडेंटिफिएबल एंड ऑब्जर्वेबल आर कन्वीनियंट फॉर पर्पज ऑफ सैम्पलिंग आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। यानी जब हमने कहा कि हमारे पास कैपिटल एन साइज की एक पॉपुलेशन है और इनमें से हम किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या हो गई, एलिमेंट्री यूनिट्स हो गई। अब इनमें से हमने कुछ को रैंडमली एक जगह पर सेलेक्ट कर लिया, तो एलिमेंट्री यूनिट्स और ग्रुप ऑफ सच यूनिट्स, या तो कुछ लोग या फिर उनका एक समूह, बिसाइड्स बीइंग क्लियरली डिफाइंड, जो कि क्लियरली डिफाइंड हो, आइडेंटिफिएबल हो यानी पहचानने योग्य हो, एंड ऑब्जर्वेबल यानी हम इनसे ऑब्जर्वेशंस भी ले सकते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन, आर कन्वीनियंट फॉर पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, और वो सैम्पलिंग करने के उद्देश्य के लिए सुविधाजनक हो, कन्वीनियंट हो, उद्देश्य किसके लिए, सैम्पलिंग के उद्देश्य के लिए, आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। अब जैसे मैं इनके बीच का डिफरेंस आपको बताता हूँ। मान लो आपको इनकम की स्टडी करनी है, तो इनकम की स्टडी करते समय पॉपुलेशन में कैपिटल एन लोग थे, ये सब आपकी एलिमेंट्री यूनिट थी, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास आपको पहले से पता था कि हम जाएंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन हो सकता हो ना मिले, तो ये एलिमेंट्री यूनिट तो हैं, लेकिन सैम्पलिंग के पर्पज से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। तो कभी कभी जो सर्वेयर होता है वो ऐसा कर सकता है, उसके पास एक पावर होती है कि सैम्पलिंग करते समय मान लो उसने रैंडम नंबर से 10 लोगों को चुना, 10 लोगों में वो 9वें आदमी से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो उसने रैंडम नंबर में अगली वैल्यू लेकर नेक्स्ट वैल्यू चूज कर ली और उससे इन्फॉर्मेशन ले ली। उस समय ये वाली यूनिट जिससे इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई, क्योंकि ये पर्पज ऑफ सैम्पलिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो हम इसको एलिमेंट्री यूनिट तो कहेंगे लेकिन सैम्पलिंग यूनिट नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, इसमें रैंडमनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रैंडमनेस पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन क्या होता है, माइनर होता है। जैसे रैंडमनेस पे तो इस पे भी इफेक्ट पड़ता है कि कल हमने आपको बताया था कि 90 की पॉपुलेशन है और 91 92 आने पर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम रैंडम नंबर टेबल से सैंपल लेते हैं, क्योंकि वो जो इफेक्ट पड़ता है ना बहुत ही माइनर होता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं होता। हम 92 की जगह अगर 72 नंबर की यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, समझे मेरी बात कि नहीं आप? भाई 90 लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में, हमारा नंबर रैंडम नंबर टेबल से है 92, हमने अगर उसकी जगह पे 72 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, हम आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, और रैंडमनेस तब भी रहती है, एक यूनिट के गड़बड़ करने से पूरी सैंपल की रैंडमनेस नहीं खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इन अ फैमिली बजट यूजुअली अ फैमिली इज कंसिडर्ड एज अ सैम्पलिंग यूनिट। किसी भी फैमिली बजट का अध्ययन करते समय फैमिली एक सैम्पलिंग यूनिट की तरह कंसिडर हो सकती है। इन अ क्रॉप सर्वे अ फॉर्म और अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्स ओन्ड बाई और ऑपरेटेड बाई अ हाउस होल्ड, यानी जब हम फसल का अध्ययन कर रहे हो तो किसी एक मुखिया के द्वारा जो भी लैंड अक्वायर किया गया है वो भी हमारे लिए एक सैम्पलिंग यूनिट हो सकती है।
डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अभी एक बचा हुआ रिपोर्टिंग यूनिट। तो रिपोर्टिंग यूनिट के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? इनकम पूछने के लिए हम एक आदमी के पास गए। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि हमको लग रहा था कि इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यानी एलिमेंट्री तो था लेकिन उसको सैम्पलिंग यूनिट नहीं बनाया गया। यहाँ पर हमने इनको सैम्पलिंग यूनिट बना लिया था। अब हम इसके पास जब इन्फॉर्मेशन लेने गए तो उसने कहा हम नहीं बताएंगे। ना बताने का वो कोई भी रीज़न दे सकता है। जैसे आपके पास कभी कभार फ़ोन आता होगा कि हम बजाज इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, आपका दो मिनट कीमती वक्त में से 2 मिनट चाहते हैं, तो आप कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप क्या हुए? आप हो गए नॉन रिस्पॉन्डर, यानी आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया। तो जब भी कोई यूनिट सैम्पलिंग यूनिट होती है लेकिन वो हमको इंफॉर्मेशन ना दे पाए तो हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग यूनिट, वो नहीं है। और जो दे देती है हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग यूनिट है, यानी उसने हमको रिपोर्ट किया। तो इट इज द यूनिट विच एक्चुअली सप्लाइज द रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग यूनिट वह यूनिट होती है जो एक्चुअली में हमको वो इंफॉर्मेशन देती है जिसकी हमको जरूरत है, एंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वीनियंटली असर्टेन्ड, यानी हम इसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। सच यूनिट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग यूनिट। बात सब लोग समझ गए होंगे कि हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे वो हमको मना कर दे तो वो हमारे लिए एलिमेंट्री था, सैंपल में सेलेक्ट किया, सैंपलिंग भी बन गया, लेकिन रिपोर्टिंग यूनिट नहीं बन पाया क्योंकि उसने हमको आंसर नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया। क्लियर? एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग में आपको खुद पढ़ना है, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। लेस टाइम, रिड्यूस कॉस्ट और ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर स्कोप, स्कोप ग्रेटर होने के कारण क्या क्या हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स भी। सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पॉपुलेशन और सैंपल के साइज का जब हम रेशियो लेते हैं, हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन है, हमने इसमें से 100 का लिया है सैंपल, तो ये जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन, 1/10 यानी कि 0.1। यानी सैम्पलिंग करते समय पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज भाग लिया गया एज अ सैंपल, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रैक्शन। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, सॉरी 10। तो 10 आने का मतलब 10%, यानी कि हमारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन कितना है? 10%। यानी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी उसका हमने 10% हिस्सा ही अपने सैंपल में लिया। तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन हमको क्या बताता है? ये बताता है कि हमने अपनी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज सैंपल में लिया है। सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल में आपका लॉटरी मेथड हो चुका है, आप इसको पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत लगती है तो मुझे बताएंगे, सारी चीज़ें हम आपको कल समझा चुके हैं। लैंग्वेज में कहीं कोई समस्या हो तो अगली क्लास में आपको डिस्कस करना है। रैंडम नंबर टेबल मेथड भी समझा चुके हैं और कैसे ये काम करती है, कैसे हम सैंपल लेते हैं, चूजिंग कैसे करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने टेबल जो बनाई थी उनके नाम से अलग अलग टेबल है। टिपेट ने एक टेबल बनाई, एक फिशर्स ने बनाई, एक कैंडाल ने बनाई और एक है मिलियन रैंडम डिजिट्स। तो आप इन रैंडम नंबर्स को चाहो तो एक्सेल पे भी फाइंड कर सकते हो। मैं आपको किसी दिन ऑनलाइन प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि एक्सेल पे हम रैंडम नंबर कैसे बना सकते हैं, और अब लोग इसका यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मान लो 1000 की उनके पास पॉपुलेशन है, इस 1000 का डेटा एक्सेल पे फीड कर दिया, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हमको कितने का सैंपल लेना है? 10 का सैंपल लेना है। तो इनके आगे क्या कर देंगे? इनके आगे 1000 रैंडम नंबर्स प्लॉट कर देंगे अब ऑटोमेटिक, और रैंडमली जैसे उसमें एक प्रोसेस होता है लगाएंगे तो 10 का सैंपल इसमें से रैंडमली आ जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो तरीका होता है लेने का एक, और रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं एक्सेल पर मैं आपको अगली क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है? ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज 2 मेथड हैं, रैंडम नंबर रिमाइंडर अप्रोच और क्वेश्चन अप्रोच। उनमें से आपको हम एक तो बता ही देते हैं। पहली आज स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर अप्रोच। पहली चीज़ तो रिमाइंडर अप्रोच होती क्या है, तो रिमाइंडर अप्रोच को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इन सारी बातों को जानते हुए फिर हम रिमाइंडर अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो कल आपने देखा कि जब हम रैंडम नंबर टेबल से सैंपल ले रहे थे, तो रैंडम नंबर टेबल से सैंपल लेते समय मान लो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है 56
और हम रैंडम नंबर में 2 डिजिट्स के नंबर को रैंडमली क्रम से चूज कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम नंबर में सारे नंबर रैंडमली ही हैं। और इन 2 डिजिट्स के नंबर को चूज करते समय जब भी 56 के ऊपर का नंबर आएगा तो हम उस वाले वैल्यू को सैंपल में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 56 लोग ही हैं। अगर 58 नंबर की यूनिट को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 56 ही लोग हैं, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो 56 के ऊपर कोई भी नंबर आने पर रिजेक्ट करते हैं, और ऐसा करने से ये हो जाता है कि रिजेक्शन ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। इस केस से छुटकारा पाने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर अप्रोच। यानी रिमाइंडर अप्रोच इसलिए यूज की जाती है ताकि कम सैंपल साइज होने पर भी सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहे। अब रिमाइंडर अप्रोच होती क्या है? तो रिमाइंडर अप्रोच में क्या करते हैं कि हम एक नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब भी रिमाइंडर आएगा तो हम उस रिमाइंडर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो पूरा मेथड देखते हैं क्या होता है रिमाइंडर अप्रोच। तो समझते हुए चलिएगा, बाकी एक एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से समझाएंगे आपको। लेट कैपिटल एन बी एन आर डिजिट नंबर। कैपिटल एन क्या है ये सबको पता है। व्हाट इज कैपिटल एन? साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अब पॉपुलेशन का साइज मान लो कि 2 डिजिट में है। 2 डिजिट का मतलब 11 से लेकर 99 तक, ये 2 डिजिट का है। 3 डिजिट का है, इसका मतलब 100 से लेकर 999 तक। हो सकता हो 4 डिजिट का हो, 1000 से लेकर 9999 तक। तो जो भी हमारी पॉपुलेशन होगी वो कितने डिजिट में है, तो ये आर ये बताता है कि कैपिटल एन की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। आपको 2 नोटेशन क्लियर हो गए। कैपिटल एन इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, आर इज द डिजिट ऑफ दिस पॉपुलेशन, 2, 3, 4 एसेट्रा। एंड लेट इट्स आर डिजिट हाईएस्ट मल्टीपल। अगर ये आर डिजिट का नंबर है तो इसका हाईएस्ट मल्टीपल क्या होगा? मान लो कि कैपिटल एन की वैल्यू है 16, तो 16 में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2, यानी 2 डिजिट का नंबर है। तो इसी का 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल क्या होगा? तो अगर हम 16 को टेबल में देखें तो इसमें हाईएस्ट 2 डिजिट का नंबर मिलेगा 96, विच इज इक्वल टू 16 इंटू 6। यानी 2 डिजिट के नंबर का 2 ही डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल क्या है? तो अब फिर से आप देखेंगे, सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज, फिर हम चेक करेंगे पॉपुलेशन के साइज में डिजिट कितनी है, फिर हम देखेंगे जितनी भी डिजिट हैं उसका हाईएस्ट मल्टीपल क्या है। तो जैसे पॉपुलेशन का साइज है 16, इसमें है 2 डिजिट, तो 16 का हाईएस्ट मल्टीपल ढूंढना है 2 ही डिजिट में। अगर हम इसके ऊपर जाते तो 128 मिलता हमको, 112, 112। तो 112 भी इसका मल्टीपल है 16 का, लेकिन क्या ये 2 डिजिट में है? नहीं, ये 3 डिजिट में हो गया। तो पहली चीज आपने क्या सीखी? साइज कितना है। दूसरी चीज कितने डिजिट में है। तीसरी चीज हाईएस्ट मल्टीपल उतने ही डिजिट वाला, जितने डिजिट का हमारा पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट डिजिट मल्टीपल को किससे डिनोट कर रहे हैं? एन डैश से। यानी ये जो हाईएस्ट डिजिट मल्टीपल आएगा वो एन डैश हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास n की वैल्यू 16 है तो नंबर ऑफ डिजिट हो गई 2, और इस 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल हो गया 96। तो एन डैश सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द यूनिट विद द सीरियल नंबर इक्वल टू द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग k बाई n। कह रहा है कि वो यूनिट विद द सीरियल नंबर, जिसका सीरियल नंबर इक्वल हो टू द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, यानी कि शेषफल के इक्वल हो। और वो रिमाइंडर कहां से ऑब्टेन किया जाएगा? ऑन डिवाइडिंग k बाई n। यानी किसी भी वैल्यू k को हम n से डिवाइड करेंगे। अभी हम एग्जांपल को उधर क्लियरली बताएंगे। किसी भी वैल्यू k को हम n से डिवाइड करेंगे, फिर हमको एक रिमाइंडर मिलेगा। अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, n इज सेलेक्टेड इन द सैंपल इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द लास्ट यूनिट इज सेलेक्टेड। ये कैसे हो रहा है ये भी हम आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं। चलो अब हम सीधे आपको एग्जांपल पे ले चलते हैं। अब किसी ने ये नहीं पूछा कि यहां पर k क्या है।
चलो मैं बताता हूँ कि रैंडम नंबर की टेबल से लिया हुआ एक नंबर है, ये लिखा ना, अ रैंडम नंबर के इज चूजन फ्रॉम 1 to n डैश, यानी इस रैंडम नंबर को सिलेक्ट करते समय ये बात ध्यान रखना है कि ये 1 से n डैश तक ही हो। अब इसका एग्जाम्पल कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल N। पॉपुलेशन का साइज हमारे पास 16 है, इसमें डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है, इसके 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल कितना है, 16। ओके, अब हम एक नंबर के चूज करेंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेकर n डैश तक। और इस नंबर को चूज करते समय क्या ध्यान रखेंगे, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। ओके, 16 हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है, इसकी डिजिट 2 है और इसकी 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल हमने 96 ले लिया। अब हम 1 से लेकर n डैश तक नंबर चूज करेंगे। नंबर को चूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, जो हमने कल आपको दिखाया था, रैंडम नंबर टेबल। अब रैंडम नंबर टेबल चूंकि आप देख चुके हैं तो हम यहाँ पर अपने मन से वैल्यूज लेकर आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान लो पहला नंबर हमको मिला 36, ये है के की वैल्यू, यानी के कहाँ से कहाँ तक चूज हो रहा है, 1 to n डैश, कहाँ से, रैंडम नंबर टेबल से। तो के की वैल्यू आ गई 36। अब करना क्या है, ये जो के आया है इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, n डैश को। इस के को डिवाइड करना है n से, एक्चुअली में जो भी के आएगा इसको हम कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। तो अगर के की वैल्यू 36 आई है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो अब हमारे पॉपुलेशन में जिसका नंबर 4 है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, कहाँ पर, अपनी सैंपल में। 4 नंबर की यूनिट को हमने अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लिया। फिर मान लो के की अगली वैल्यू हमको मिल गई 75, तो हम फिर से इस के को किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करेंगे, n मतलब 16, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बार। और वैल्यू कितनी आएगी, 11। तो जो 11 नंबर की यूनिट होगी वो हम अपने सैंपल में ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा ये भी हम आपको दिखाते हैं। अगर 16 साइज का हमारा पॉपुलेशन था और हम सिंपल मेथड से सिलेक्ट करते तो 17 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर आता तो हम क्या करते, रिजेक्ट करते ना, ये तो हम yes, लेकिन यहाँ पर 36 के आने पर रिजेक्शन हुआ क्या, रिमाइंडर अप्रोच में नहीं। 75 के आने पर रिजेक्शन हुआ नहीं। एक एग्जांपल और देखेंगे, मान लो के की वैल्यू होती 64, तो हम इसको डिवाइड करते n से। अब की बार क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आने पर कौन सी यूनिट सेलेक्ट करनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। 0 आने पर हम लास्ट यूनिट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 16 साइज की पॉपुलेशन से हमने 4 लिया, 11 लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर 15 तक आ सकता है रिमाइंडर। 16 कभी आएगा नहीं, क्योंकि 16 अगर आया तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 से 15 तक तो ही आ रहा है। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं। तो जब हम किसी को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर का रेंज होगा 0 से 15। अब यहाँ पर 1 आएगा तो पहली यूनिट सेलेक्ट होगी, 2 आएगा तो दूसरी, इसी तरीके से 15 आने तक 15वीं यूनिट सेलेक्ट होगी। तो जो पॉपुलेशन में 16वीं यूनिट है वो हम कब सेलेक्ट करेंगे, इस 0 के आने पर। यानी जब रिमाइंडर नहीं आएगा तो हम लास्ट यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या एक एग्जाम्पल और करवाने की जरूरत है, चलो मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज है 23 और आपको यहाँ से 5 साइज का सैंपल सेलेक्ट करना है। आपको रिमाइंडर अप्रोच लगानी है। तो आप लोग रिमाइंडर अप्रोच लगाकर कल हमको होमवर्क में बताएंगे कि आपने क्या क्या साइज का सैंपल लिया और आपको रैंडम नंबर टेबल का यूज करना है।
रैंडम नंबर टेबल की जो भी वैल्यू आएगी आप इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, रैंडम नंबर टेबल की वैल्यू, मान लो आपने 25 चूज की। दूसरे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, आपको n से इस 25 को डिवाइड करना है। तीसरे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर 2 आया। और चौथे कॉलम में आपको बताना है कि आपने सेकेंड यूनिट चूज कर ली। तो इस तरह की एक टेबल आप कब तक बनाएंगे, जब तक आपको 5 साइज का सैंपल ना मिल जाए। और यहाँ पर आपके रैंडम नंबर कहाँ से आने चाहिए, रैंडम नंबर टेबल से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।